Hello students, welcome to VN Science, and in this particular video we are going to discuss Standard 9 Science chapter number 9 which is Environmental Management and इसके हम exercise solution discuss करेंगे. So let's see with the question number 1. Question number 1 discuss करते हैं. यहाँ पर matchups दिया हुआ है column A column B mismatch करके आंसर इसका क्या होगा. हार्मफुल वेस्ट में रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑब्वियसली जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो बहुत हार्मफुल होता है. डोमेस्टिक वेस्ट में जो नॉर्मल हाउस के जो होते हैं जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल्स के पीलिंग्स और फ्रूट के पीलिंग्स जो होते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट में बैंडेज, कॉटन, नीडल्स. इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल्स, पिगमेंट्स एंड ऐश. एंड अर्बन वेस्ट में ग्लास, रबर, कैरी बैग्स एक्सेट्रा. Question number 2, complete the statements using given options and justify those statements. तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जियोग्राफिकल फेवरेबिलिटी, क्लाइमेट, वेदर, ऑब्जर्वेटरी. कहाँ पे क्या फिट होगा इसको डिस्कस करते हैं. Of the abatic factors that affect biodiversity, by far the most important is, the answer is climate. Climate influences our basic needs like food, clothing, shelter as well as और occupation. So climate obviously हमें affect करता है day to day life में. Various factors of climate like temperature, atmospheric pressure, sunlight, rainfall, humidity, ये सारी चीज़ें ही climate की conditions होती हैं जो हमें will decide which kind of plant and animals वहाँ पे survive करेंगे. तो ये climate पर depend करता है कि कौन से टाइप का plant और कौन से टाइप का animal वहाँ पे actually में survive कर पाएगा. A description of climatic conditions of short duration in a particular area is called weather. Atmospheric condition at a specific time at a particular place are referred to as weather. तो एक particular time पे, एक particular place पे जो atmospheric weather conditions होंगी, temperature, humidity and all, उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक लोकेशन, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लोकेशन की होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, है ना. वेयर एज क्लाइमेट इज रिलेटेड टू अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड अ लार्जर एरिया. तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंसेस है, हम आगे डिस्कस करेंगे. Irrespective of the progress of the human beings, we have to think about geographical favorability. क्या मतलब है इसका. Geographical favorability includes location, availability of water, availability of natural resources, climate of a region. This has a great impact on the progress of human beings. Obviously humans ने बहुत development show करी है over the centuries, but हम natural resources को अपने needs के लिए use कर रहे हैं and we have to think about natural resources and climate. जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है और ये इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ह्यूमंस पे ही होगा आफ्टर अ फ्यू डेकेड्स. तो इसलिए हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि जियोग्राफी का जो अर्थ पे हम रह रहे हैं उसकी अच्छी कंडीशन होनी चाहिए. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर रिकॉर्डेड. तो जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं क्लाइमेट की कंडीशन, वेदर, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेटरीज. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश्ड मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग क्लाइमेट फैक्टर्स. दिस डिपार्टमेंट्स ऑब्जर्वेटरीज होती है जो क्लाइमेट की कंडीशन को मॉनिटर एंड देखते हैं. जैसे कि इंडिया में भी है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमें ऑब्वियसली पहले बता देता है कि सुनामी या कुछ हैवी रेन्स कहीं पे होने वाले, तो पहले से ही अलर्ट्स दे देते हैं कि 48 आवर्स एंड समथिंग. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स हुआ इंजर्ड. तो डिजास्टर हो जाता है तो वहां पर जो विक्टिम्स है, जो इंजर्ड है, उनको फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अगर विक्टिम को ब्लीडिंग, इंजर्ड है और उसे ब्लीडिंग हो रही है, वाउंड से जख्म हो चुका है और वहां से खून निकल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एंटीसेप्टिक पैड लेते हैं. एंटीसेप्टिक पैड वो होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, इनकी ग्रोथ नहीं होने देगा. उसे हम कहते हैं कि एक एंटीसेप्टिक है, पैड है, उस पर हम प्रेशर लगाएंगे फॉर 5 मिनट्स. या तो प्रेशर थंब से लगाएंगे या पाम से. अगर
कोई जो बोन है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, तो वो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है कि वो फ्रैक्चर्ड पार्ट को इमोबिलाइज करते हैं। इमोबिलाइज मतलब कि उससे मूव नहीं करना, क्योंकि अगर उसे मूव करेंगे तो हो सकता है वो फ्रैक्चर की कंडीशन है वो बढ़ सकती है, तो उसे इमोबिलाइज करना है, ज़्यादा मूव नहीं करना उसको। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी वुडन रॉड्स, बैटन्स या रूलर्स। अगर उसकी पेशेंट के बैकबोन जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो बैकबोन है, अगर वहां पे इम्पैक्ट हो गया तो पेशेंट को इमोबाइल करना है और उसे एक स्ट्रेचर पर लेकर जाना है, क्योंकि वो अपराइट पोजीशन में खड़ा नहीं हो सकता। अगर पेशेंट को जो विक्टिम्स है उन्हें बर्निंग आ चुकी है, बर्न इंजरीज हो गई है, तो बेनिफिशियल ये होगा कि जो इंजर्ड पार्ट होगा जहाँ पे बर्निंग हुई है उसको क्लीन एंड कोल्ड वाटर में, फ्लोइंग वाटर में 10 मिनट के लिए रखा जाए, तो वो थोड़ा हेल्प करेगा। ये फर्स्ट एड था। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट करना है साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखो यार, वेस्ट तो हमारी लाइफ में है ही, इतना सारा किचन का वेस्ट होता है एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत प्लास्टिक वेस्ट, तो इतनी सारी जो वेस्ट है इनका एक प्रॉपर इको फ्रेंडली, मतलब कि एनवायरमेंट को ये डैमेज ना करे, इस वेस्ट को हम मैनेज कर दे ताकि ये एनवायरमेंट को डैमेज भी ना करे, तो हमें वो साइंटिफिक और इको फ्रेंडली मेथड्स बताने। तो सबसे पहला है वेस्ट सेपरेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्राई एंड वेट वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को हम सेपरेट कर देते हैं प्रॉपर यूज के लिए, कलेक्टेड फॉर प्रॉपर यूज। कंपोस्टिंग करते हैं हम, डीकम्पोजिशन करते हैं जो किचन के वेस्ट होंगे उसको छोटे छोटे पिट्स में, होल्स में हम उसे बैकयार्ड में, गार्डन में या टेरेस पे, उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। तो सॉइल में ऑटोमेटिकली वो डिग्रेड हो जाएगा, है ना। जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड हो गया, पील्स हो गए फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, ये एक अच्छा मैन्योर है। मैन्योर एक तरह से फर्टिलाइजर है फॉर प्लांट्स। वर्मी कंपोस्टिंग हम करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म उसे डिग्रेड कर देता है और कंपोस्ट मटेरियल उसका बना देगा मैन्योर, जो हम जो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और हम उसे गार्डन प्लांट्स या एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। सिक्योर्ड लैंडफिल्स क्या होता है, एक एरिया होता है जो 2 किलोमीटर अवे होता है फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड ह्यूमन हैबिटेशन। तो जो सिटी एरिया होगा वहां से 2 किलोमीटर, ऐसा एरिया जहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं रह रहा, कोई एनिमल नहीं रह रहा, वो एक एम्प्टी प्लेस है, वहां पे सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ वहां पे डाल दिया जाता है सिक्योर लैंडफिल में। और ऑब्वियसली जो लैंडफिल होता है उसके ऊपर एक पहले लेयर होती है, मतलब कि एक होल डिग होगा यहाँ पर, इसकी एक लेयर बनेगी। इसे, ये जो लेयर है ये क्ले और प्लास्टिक की लेयर होगी, ये जो लेयर है ना, ये क्ले और प्लास्टिक की लेयर बनेगी। फिर यहाँ पे हम डंप करेंगे जो भी वेस्ट होगा, और गार्बेज को देन स्प्रेड एंड लेफ्ट फॉर डिकम्पोज के लिए नेचुरली। पायरोलाइसिस क्या होता है, इस मेथड में हम वेस्ट को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ताकि उससे हम कोई गैस ऑब्टेन कर पाए और इलेक्ट्रिसिटी। सेमी कंपोजिबल कंबस्टिबल वेस्ट को हम बर्न करते हैं पायरोलाइसिस में। ये सूटेबल होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिटीज में। इंसिनरेशन का मतलब ये है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो हॉस्पिटल्स के जो इंजेक्शंस हैं, और ये जो वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल्स में प्रोड्यूस होता है वेस्ट, उसका हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट को बर्न करते हैं, इंसिनरेटर्स में बर्न कर देते हैं उसको, ताकि जो पैथोजन है वो किल हो जाए। और डिसइंफेक्शन करते हैं, सैनिटाइजेशन भी करते हैं, ताकि कोई बैक्टीरिया और वायरस या कुछ भी वो वहां पर ना रहे। प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो सर्जरीज में यूज होगा, तो और बाकी चीज़ों में यूज होगा, जो पेशेंट्स के साथ डील करता है, तो वहां पे उनको इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फोरकास्टिंग एंड वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आंसर ये है इसका कि जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है कि पता लगाने की अभी क्या वेदर हो सकता है, कल क्या वेदर होगा,
है ना, परसों क्या वेदर होगा, 10 दिन बाद वेदर कैसा होगा, ये पता लगाना होता है वेदर फोरकास्टिंग, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या वेदर में चेंजेस आएंगे। ऑल टुगेदर डिजास्टर मैनेजमेंट है कि प्रिकॉशंस क्या लेने, कि डिजास्टर आने से पहले हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उसके पहले तैयारी करके रखनी होती है कि क्योंकि इसको टाला नहीं जा सकता, वो आना है तो आएगा ही। वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों रिलेटेड क्यों है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग एक तरह से बता देते हैं कि फ्लड आने वाला है ना। एक एग्जांपल यहाँ पर है कि वेदर फोरकास्टिंग कहता है कि फ्लड आने वाला है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करेगा, जो टीम्स होंगी वो नेसेसरी चेंजेस करेंगे कि पीपल को वहां से मूव कर देंगे सेफ प्लेसेस पे, ताकि कोई किसी की डेथ ना हो और सब ठीक रहे, क्योंकि हम फ्लड को नहीं रोक सकते ना, वो तो आना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई ई वेस्ट हार्मफुल एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो ई वेस्ट वो होता है, ई वेस्ट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो इंक्लूड होता है कि जैसे कोई टीवी सेट है जो नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहा, सेल फोन्स हो गए, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स, जो भी सीपीयू वगैरह होता है ना कंप्यूटर में, जितने भी जो भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, और बाकी जो एग्जांपल बताया, इसे कहते हैं ई वेस्ट। तो ई वेस्ट बहुत हैवी मेटल्स होते हैं उसमें, जैसे कि लेड, बेरिलियम, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये सब मेटल्स क्या करते हैं कि सॉइल में जाकर बहुत लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, सॉइल पोल्यूशन कर देते हैं एक तरह से। मेनी टाइम्स जो ई वेस्ट होता है, जैसे कि बैटरीज, बैटरीज में काफी बार एसिड्स होते हैं, तो ये जो सॉइल है उसको एसिडिक बना देंगे। तो सॉइल, जहाँ सॉइल को अगर पॉल्यूशन पॉल्यूट कर रहे हो यहाँ पर, तो वहां पे ना तो फार्मिंग हो सकती है प्रॉपरली, ना तो ट्रीज आएंगे प्रॉपरली, प्लांट वहां पे ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उससे प्रॉब्लम होगी प्लांट्स को, और वहां पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको कहाँ से फूड मिलेगा फिर, क्योंकि वो भी तो प्लांट्स खाते हैं। ई वेस्ट कॉज करता है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन दे ड्रिंक दिस पॉल्यूटेड वाटर। तो जो मेटल वाला एसिडिक वाटर है, अगर वो एनिमल कोई ड्रिंक कर रहा है तो कितनी उसे डिजीज हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। ई वेस्ट इसलिए हार्मफुल है, और ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये ई वेस्ट, तो ई वेस्ट इज वेरी हार्मफुल। हाउ विल यू रजिस्टर योर इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप एक इंडिविजुअली क्या कर सकते हो कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रॉपरली, तो यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के स्टेप्स हैं कि 3R मंत्र करना है आपको, रिड्यूस करना है वेस्ट को, रीयूज करना है वेस्ट को, और रिसाइकलिंग करनी है वेस्ट की। जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं चॉकलेट्स के, आइसक्रीम्स के, बिस्किट्स के, इनको प्रॉपर डस्टबिन में डालना है, लिटरिंग नहीं करना। लिटरिंग का मतलब है पब्लिक प्लेसेस में कूड़ा कचरा फेंकना, तो ये नहीं करना, प्रॉपर डस्टबिन में उसे डंप करना है। अवॉइड करना है यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, इंस्टेड हमें क्लोथ बैग्स यूज करनी है, जो प्रिपेयर कर सकते हैं ओल्ड साड़ी से या बेडशीट से, कर्टन, तो उसे एज अ बैग यूज कर लो, जो वेस्ट पे हम उसे डाल के उससे फेंक देंगे। हमें बोथ साइड ऑफ द पेपर को यूज करना है राइटिंग के लिए, और जो पेपर यूज हो चुके हैं राइटिंग के लिए उसे रीयूज कर सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स या गिफ्ट पेपर बनाने के लिए। हमें टिश्यू पेपर का यूज करना नहीं चाहिए, हमें ओन एंगर, अपना खुद का एक हैंकरचीफ होना चाहिए, वो यूज कर लो, टिश्यू पेपर मत यूज करो। रिचार्जेबल बैटरीज हमें यूज करनी है इंस्टेड ऑफ लेड बैटरीज। लेड बैटरीज वो बैटरीज होती है जो वन टाइम चार्ज होगी, है ना, एक टाइम ही यूज कर सकते हैं, तो फिर उसे फेंकना पड़ेगा, तो रिचार्जेबल को बार बार यूज कर सकते हैं। हमें ऐसी अवेयरनेस करनी चाहिए सोसाइटी में और फैमिली में कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए। हमें यूज एंड थ्रो की जो पॉलिसी है वो अवॉइड करनी चाहिए, और टाइप ऑफ आर्टिकल जैसे कि पेन, कैन, कोल्ड ड्रिंक्स एंड टेट्रा पैक्स। टेट्रा पैक्स मतलब जिसमें जो फ्रूटी की टेट्रा पैक होती है, तो ऐसे चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। यूज एंड थ्रो की ये आर्टिकल्स होती है, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए हम। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं। सबसे पहला है मेटेरोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है कि मेटेरोलॉजी, इसके आंसर्स क्या है। The science that studies interrelationship between various components of air, natural cycles and geological movements of earth and climate। तो एक साइंस का डिपार्टमेंट है जो ये सब स्टडी करता है, उसे हम कहते हैं मेटेरोलॉजी।
मेटेरोलॉजी हमें स्टडी करता है स्टॉर्म्स, क्लाउड्स के बारे में, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग, ये सब के बारे में वहाँ पे स्टडी होती है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फोरकास्ट आर मेड। वही वेदर फोरकास्ट इसी के स्टडी के बेसिस पे बनते हैं कि क्या अभी फ्लड आने वाला है, क्या बहुत ज़्यादा रेनफॉल आने वाली है। ये सब स्टडी करेंगे तो ही पता चलेगा ना कि प्रेडिक्शंस कर रहे हैं एक तरह से। ये यूजफुल होते हैं कॉमन पीपल के लिए, फार्मर के लिए, फिशरीज के लिए, एविएशन सर्विसेज के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर। तो ऑब्वियसली पता होना कि क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है हमारे लिए। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये जो क्लाइमेट होता है ये पर्टिकुलर रीजन का ये एवरेज होता है डेली रीडिंग्स ऑफ जो वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स हैं सालों साल के लिए, उसका एक एवरेज रीडिंग होता है। मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जब मैंने डिफरेंस बिटवीन बताया हुआ है इसके वेदर के साथ। क्लाइमेट फैक्टर्स जो है ये इंक्लूड क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, की विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कहाँ से क्या है, टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, क्लाउड्स कैसे हैं, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कितनी है, विजिबिलिटी कितनी है। ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशंस। ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट में, माइक्रोब्स जो सॉइल में होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। दिस ऑल्सो प्ले एन डिपेंड ऑन वेदर वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट के फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती हैं, हमारा डे टू डे लाइफ भी उस पर डिपेंड कर रहा है। मॉनसून मॉडल क्या होता है, मॉनसून के प्रेडिक्शन के लिए कुछ मॉडल्स हैं, कुछ साइंस के मॉडल्स हैं। सबसे पहला है मैथमेटिकल मॉडल डायनामिक। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स व्हिच टेक अकाउंट इनटू एस्टिमेट ऑफ द करंट वेदर रिलेटेड इवेंट्स। तो अभी जो वेदर रिलेटेड इवेंट्स है उसे देखते हैं और जो ऑनगोइंग फिजिकल इंटरेक्शंस विद देम। डेटा एनालाइज करता है क्लाइमेटिक पैरामीटर्स जो होती हैं, टेम्परेचर एंड ऑल, इसको मैथमेटिकली एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैरम सुपर कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर से भी ऊपर होता है सुपर कंप्यूटर, वो इस चीज को एनालाइज करता है। होलिस्टिक मॉडल एक ये ऐसा मॉडल है जहाँ पे प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दोज पैरामीटर्स विच यूज इन अदर मॉडल्स विच हैव ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन मॉनसून। तो मॉनसून के जो अदर मॉडल्स हैं उसका एक एवरेज आउट करके ये मॉडल में हम प्रेडिक्शन करते हैं। नाउडेज प्रेडिक्शन डिक्लेयर्ड बाय IMD, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो कलेक्टिव आउटकम होता है वेरियस मॉडल्स का, इसे हम कहते हैं होलिस्टिक मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर मॉडल में जो करंट की क्लाइमेटिक अभी कैसी क्लाइमेट की ऑब्जर्वेशन है रीजन में, उसको कंपेयर करते हैं कि पहले कैसा था, अभी कैसा है और पहले कैसा था। जैसे कि ओशन की टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर, रेनफॉल अभी पहले हुआ था क्या, कितना हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये सब हम प्रीवियस ईयर का सेवरल ईयर्स का देखते हैं और फिर प्रिडिक्शन करते हैं एक मैथ्स और एनालिसिस के थ्रू। स्टैट्स लगा रहे हैं ना यहाँ पर डेटा, तो इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है ऑब्वियसली। बहुत सारी टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे इस वर्ल्ड में है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वेस्ट भी बहुत सारा रिमूव निकलता है। बहुत सारे माइंस होते हैं जहाँ पे माइनिंग करते हैं कॉपर की, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कोल। तो बहुत क्वांटिटी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है जब हम इनको प्रोसेस करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वेस्ट हमें मिलता है उससे। जब हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, रिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब रिफाइन करके ही मिलता है क्रूड ऑयल को। तो जब हम इसे रिफाइन करते हैं तो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब वेस्ट मैनेज करना पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्शन यूनिट ह्यूज क्वांटिटीज में वेस्ट, जो स्टोन्स होते हैं, पेबल्स, जो ब्रिक्स होती है ब्रोकन वाली क्योंकि उसका यूज नहीं हो सकता, वुड वेस्ट एक्सेट्रा, ये सब कहाँ जाता है, जो लैंडफिल्स में डंप कर देते हैं इसको सीधा। ऑल्सो इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल्स होती हैं, पिगमेंट, स्लज, एश, मेटल, जो माइनिंग से आया है, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल इंडस्ट्रीज।
प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है? प्लास्टिक वेस्ट एक्युमुलेशन है प्लास्टिक का, प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सबको कंबाइन कर दो तो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है एनवायरमेंट में, जो एडवर्सली इफेक्ट करता है एनवायरमेंट को, ह्यूमंस को और एनिमल्स को। प्लास्टिक वेस्ट एक्सेसिवली जनरेटेड होता है एज प्लास्टिक इन एज इज इन एक्सपेंसिव एंड ड्यूरेबल। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो इसलिए हम सोचते हैं कि प्लास्टिक को यूज़ करो, थोड़ा सा ड्यूरेबल भी होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है। बट प्लास्टिक इज स्लो टू डिग्रेड, ये 10 लाख ईयर्स लेता है फॉर सर्टेन प्लास्टिक बैग्स टू डिग्रेड। तो इतना ज़्यादा टाइम लेता है कुछ प्लास्टिक बैग को डिग्रेड करने के लिए, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमें यूज़ नहीं करना चाहिए प्लास्टिक। प्लास्टिक वेस्ट अफेक्ट करता है लैंड एंड वाटर को, ये हेल्थ ऑफ एनिमल्स को अफेक्ट करता है। कैसे? जो कैटल्स होनी है उनको इतने नॉलेज नहीं होता, अननोइंगली वो इंजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं प्लास्टिक बैग्स को, जिससे उन्हें स्टमक कैंसर हो जाता है। प्लास्टिक ऑल्सो रिलीज करता है टॉक्सिक केमिकल्स जो कार्सिनोजेनिक मतलब ह्यूमंस को कैंसर हो सकता है अगर ये टॉक्सिक केमिकल्स ह्यूमंस के कॉन्टैक्ट में आ गए जो प्लास्टिक से रिलीज हो रहे हैं। तो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, क्लोथ बैग्स हमें यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक के आर्टिकल्स भी हमें रिसाइकिल करने चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, लाइफ एंड रिससिटेशन। ABC are the basic principles of the first aid which are provided to victims. तो ABC शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एयरवे। तो अगर पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो जो उसका हेड है वो अपराइट पोजीशन में थोड़ा रखते हैं, बैकवर्ड स्लोप करके, और जो हेड है वो टुवर्ड्स द स्काई होगा, चिन अपवर्ड होगा, रेज्ड होगा, ताकि जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ओपन हो जाए और ब्रीदिंग में वापस नॉर्मैलिटी हो जाए। बी से है ब्रीदिंग। तो अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है विक्टिम की तो उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ देना पड़ेगा, माउथ टू माउथ जो रिससिटेशन होता है। रिससिटेशन का मतलब ये है कि अगर जो भी हार्ट बीट है, हार्ट को लेकर या ब्रीदिंग को लेकर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, उसको ठीक करना। अगर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश हो चुका है, तो हम क्या करते हैं कि आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, अगर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन से प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल नहीं हो पा रही है, तो हमें हार्ट को प्रेस करना है, हार्ट बाय बोथ पाम्स को लेकर हमें प्रेस करना है चेस्ट पर 15 टाइम्स, ऐसे करना है। ये साइकिल रिपीट होनी चाहिए, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन एंड प्रेसिंग ऑन चेस्ट, एंड फिर ये साइकिल रिपीट होती है 15 टाइम्स। इसे हम कहते हैं कार्डियो पल्मिनरी रिससिटेशन, CPR फेमसली इसे कहते हैं। तो अगर ये हेल्प करता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो हॉस्पिटलाइजेशन ही करना पड़ेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल थे फर्स्ट एड के। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट इन द लिविंग वर्ल्ड विद एक्सप्लेनेशंस इन योर ओन वर्ल्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट बताना है हमारे ऑब्वियसली वर्ल्ड में। डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कंडीशंस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली जो वेदर होता है, ये समर है, विंटर है, तो ये ह्यूमंस को और ह्यूमंस के लाइफस्टाइल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट, एनिमल्स कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ। क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? जो लेक्स हैं, रिवर हैं, जो सी है, ओशंस हैं, प्लांट, एनिमल्स, यही तो है, फॉरेस्ट एंड ऑल, ये लैंड, यही तो नेचुरल एनवायरनमेंट है अर्थ का। दिस एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। The climate of a particular region helps to maintain the diet, clothing, housing, occupations, lifestyle of the people of the region. For example, जैसे कि राजस्थान में थोड़ी सी ज़्यादा समर होती है तो वहाँ पे जो रहन सहन है वो डिफरेंट है, बट कश्मीरी पीपल वहाँ पे बहुत विंटर एक कंडीशन है, विंटर है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, लिविंग कंडीशन वो डिफरेंट है ऑब्वियसली। salinity of marine water, formation of oceanic currents, वाटर साइकिल, ये सब रिलेटेड है वेदर और क्लाइमेट की कंडीशन से।
फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कुछ क्लाइमेट कंडीशन वेदरिंग ऑफ रॉक्स कर देते हैं अर्थ क्रस्ट में। क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन, ऑब्वियसली जो सॉइल है वो अगर एनरिच होगी उसमें ज़्यादा मिनरल्स आएंगे तो प्लांट वहाँ पे इजीली ग्रो अप हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग हो सकती है ज़्यादा यील्ड में। Microbes in the soil play an important role in the formation of organic materials. This process also depend on various climatic conditions. Question number 6. Explain with suitable examples the care to be taken using the methods of various transporting patients. सबसे पहला मेथड है क्रेडल मेथड। दिस मेथड इज यूज फॉर चिल्ड्रन के लिए या फिर अंडरवेट विक्टिम्स, ऐसे ट्रांसपोर्ट करते पेशेंट्स को, या तो चिल्ड्रन या अंडरवेट विक्टिम्स। कैरिंग पिगी बैक, ये तब यूज करते हैं जब पेशेंट्स अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस मतलब स्टेट ऑफ स्लीप, मतलब वो एक तरह से टेम्परेरी स्लीप में, बट उसकी इच्छा से नहीं, वो अचानक से अनकॉन्शियस हो गया वैसा। थर्ड है ह्यूमन क्रच मेथड। अगर एक लेग इंजर्ड है किसी पेशेंट का तो उसको दूसरे लेग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक पर्सन होगा जो उसे सपोर्ट देगा, मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग। पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, दिस मेथड इज यूज फॉर कैरिंग अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं, पुलिंग या लिफ्टिंग मेथड। उठा के इसे लेके चल। कैरिंग और 4 ऐसे हैंड पर लेके जा सकते हैं, 4 हैंड चेयर। दिस मेथड इज यूज व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट। तो वेस्ट के नीचे अगर लेग्स में प्रॉब्लम हो रखी है कुछ, तो वहां पे बिलो वेस्ट, क्योंकि लेग्स और क्योंकि ट्रैवल नहीं कर पा रहा है पेशेंट अपने खुद के लेग्स पे, तो ऐसे 4 हैंड चेयर पे लेके जाते हैं पेशेंट्स को। 2 हैंड चेयर पे कब लेके जाएंगे? द मेथड इज यूज फॉर दोज पेशेंट्स हु कैन नॉट यूज द हैंड्स, जो अपनी हैंड्स नहीं यूज कर सकते बट अपनी बॉडी को अपराइट रख सकते हैं, तो वो पेशेंट्स के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते सकते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। स्ट्रेचर कब यूज करेंगे? इमरजेंसी के टाइम पे। अगर कन्वेंशनल जो स्ट्रेचर होता है हॉस्पिटल्स की वो अगर अवेलेबल नहीं है तो हम टेम्परेरी स्ट्रेचर मेड कर सकते हैं यूजिंग बाम्बू एंड ब्लैंकेट। तो ऐसे बाम्बू स्टिक्स हम रख सकते हैं। मेरी ड्राइंग खराब है थोड़ी सी। ये हो गया, 2 बाम्बू स्टिक्स रख देंगे और ये हो गया, और ऐसे उठा के लेके जाओ यहाँ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो व्हाट इज वेदर? एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑल जो मैंने डिस्कस किए, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एट अ पर्टिकुलर प्लेस को हम कहते हैं वेदर। बट क्लाइमेट एक पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इज एवरेजली ऑफ डेली रीडिंग्स, या फिर जो वेदर है उसकी डेली रीडिंग्स का एक एवरेज निकाल दो तो वो एक वेदर हो जाएगा। और ऑफ वेरियस वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स रिकॉर्डेड ऑफ सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। मैंने कहा ना कि जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है यहाँ पे। वेदर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो सकता है, होता ही है, कंटिन्यूसली चेंज, टेम्परेचर कम ज़्यादा होता ही रहता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। लेकिन जो वेदर जो क्लाइमेट है वो रिलेटेड है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, एज आई सेड। वेदर रिलेटेड है पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है और एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है वेदर। क्लाइमेट एक लार्जर एरिया के लिए है, नॉट एक जस्ट एक सिटी के लिए नहीं है, बट बहुत एक लार्जर एरिया के लिए। जैसे हम कहते हैं कि ये स्टेट की क्लाइमेट, ये कंट्री की क्लाइमेट ऐसी होती है, जैसे इंडिया का क्लाइमेट थोड़ा सा कहते हैं कि समर ही है थोड़ा। चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होता रहता है। चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ मच लॉन्ग ड्यूरेशन। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन है डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो डिग्रेडेबल वेस्ट इजीली डिग्रेड हो जाता है, माइक्रोब्स उसे डिग्रेड कर लेते हैं कम्प्लीटली।
नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट माइक्रोब्स उससे डिग्रेड नहीं कर पाते। अगर आपने जो इकोसिस्टम वाली जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है वो आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ डिग्रेड बाय माइक्रोब्स की। बिकॉज इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे प्लास्टिक हो गया, बहुत माइक्रोब्स उसे डिग्रेड नहीं कर पाता क्योंकि बहुत लंबा ही समय लग जाएगा, और हम टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है हमें, लैब में टेक्निक्स का टू डिग्रेड। डिग्रेडेबल वेस्ट में किचन वेस्ट होता है, स्पॉइल्ड फूड, fruits, vegetables, ash, soil, dung, part of plants। नॉन डिग्रेडेबल में जैसे प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट आती है। डिग्रेडेबल को हम वेट सॉलिड वेस्ट कहते हैं या वेट गार्बेज कहते हैं। नॉन डिग्रेडेबल को ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। इफ इट इज केयरफुली डिकम्पोज्ड वी कैन कंपोस्ट, एक फ्यूल की तरह उसे यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर एंड ऑल। बट नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट इसे रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक को हम रिसाइकल काफी बार करते हैं, एंड ग्लास एंड सम ऑल। डिड यू नो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस ऑक्सीजन बट ऑल्सो कूल द अर्थ? क्या आपको पता था कि जो ट्रीज हैं वो एक एक सिंगल ट्री कूल कर सकता है या सेम अमाउंट जो 10 एयर कंडीशन, मतलब जो 10 एसी जितना कूल करता है उतना सिर्फ एक ट्री। एज यू कैन सी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाई हुई एक डायग्राम है, इमेज है, बट ये बहुत कुछ हमें बताती है। तो इम्पोर्टेंस ट्री की बहुत ज़्यादा है, सो प्लांट अ ट्री ऑलवेज। And also like, share and subscribe this channel. Thank you for watching this video till the end.